नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की 4th यूनिट को देख रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 3 यूनिट देख ली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में। 3 यूनिट जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में देखी, तो आपको जो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का जो मेन मोटो है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन ये सब्जेक्ट क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस सब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि हर प्रॉब्लम को हम एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर करते हैं और उसी के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स कहते हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू नीड ऑब्जेक्ट बढ़ा भी सकते हैं और ऑब्जेक्ट घटा भी सकते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं दोस्तों, तो हम लोग बड़ी ही आसानी से अगर हमें फॉर फ्यूचर अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है और फॉर फ्यूचर अगर हम चाहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में थोड़ा इन्हेंस करें, तो हम बड़ी ही आसानी से नए ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके सॉफ्टवेयर को इन्हेंस या अपडेट कर सकते हैं। साथ में पुरानी फंक्शनैलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों होप सो आपको ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चूंकि हमारा पूरा फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर है, इसलिए जब ये जो सिलेबस हमारा डिज़ाइन किया गया है, इसमें जो सबसे पहली यूनिट उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जो पिलर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। देन जब हम सेकेंड यूनिट में दोस्तों हम लोग जब सेकेंड यूनिट में आए थे, तो वहां हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट जो है, ठीक है ना, अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के बारे में सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो हम सेकेंड यूनिट यानी कि जो हमारा यूएमएल के ऊपर बेस्ड है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये हमें ये बता रहा है कि हम किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो कौन कौन से मॉडल्स को पहले क्रिएट करना होता है, कैसे उसका विजुअलाइजेशन करना है, कैसे उसको डिजाइन को क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हमने सेकेंड यूनिट में देखी थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था यूएमएल के अंदर दो तरीके के डायग्राम आप लोगों को बताए गए हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। दोस्तों स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम है वो पर्टिकुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किस तरीके से डिप्लॉय किए जाएंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल हमें मिलती है अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम को क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा बिहेवियरल डायग्राम था, और अगर हम बिहेवियरल डायग्राम को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि हमें दिखता क्या है कि जो भी हमने स्ट्रक्चर अभी इम्प्लीमेंट किया है या बनाया है, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर यानी कि जहाँ पे जो मॉड्यूल्स हमने फिट किए हैं वो अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड है कि नहीं है, इसको एनालाइज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डायग्राम का बिहेवियरल डायग्राम भी चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग तीसरी यूनिट में आए थे, और तीसरी यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि तीसरी यूनिट में जब हम लोग आए थे तो तीसरी यूनिट में हमने देखा कि एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है, इनके बीच में जो माइनर डिफरेंस है वो है क्या, किस तरीके से अगर हमने डिजाइन को क्रिएट कर लिया है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, अगर हमने अपने प्रोग्राम हमने डिजाइन का ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है तो उनके लिए हम अपने सिस्टम के लिए एल्गोरिथम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए क्या हम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक ही प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम हमारे पास है तो हमें
हमारा जो मेन टास्क है या चैलेंजिंग टास्क है वो यही है कि किस तरीके से हम एक वो अल्टरनेट एल्गोरिथम को फाइंड करेंगे जो कि हमारे सिस्टम के लिए सबसे अधिक सुटेबल होगा। उसके बाद से दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद हमने थर्ड यूनिट में ये भी देखी कि अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है सॉफ्टवेयर का, तो यानी कि जब एक बार डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद से हमें सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे ताकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हो सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये तीसरी यूनिट 3 यूनिट तक पढ़ी थी, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड सारी नॉलेजेस मिली। हम पिछले 2 लेक्चर से हम लोग फोर्थ यूनिट को देख रहे हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही हम यूज़ करेंगे। मोस्टली सी प्लस प्लस जावा का नाम आता है जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को अडॉप्ट करता है, लेकिन वो साथ में प्रोसीजरल पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस सी का ही एक एडवांस वर्जन है जिसको पहले सी विथ क्लासेस कहा जाता था, बाद में इसको सी प्लस प्लस कहा गया। तो दोस्तों हमारी चौथी यूनिट में हम अपने सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को ही देख रहे थे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। सी प्लस प्लस प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन ये चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करती है इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज माना जाता है। लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है। तो चूंकि हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे थे तो हमने अभी तक देखा है कि सी प्लस प्लस के जो पिलर्स कौन कौन से हैं, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती हैं, सी प्लस प्लस जरूरी क्यों है पढ़ना, और स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस का क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा उसमें हमें ये चीज समझ में आई कि 3 चीजें होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। एक आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन होता है, एक आपका मेन फंक्शन होता है, और अगर दूसरे की बात करें तो आपका फंक्शन बॉडी होती है। ये 3 चीजों से मिलके सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस डायग्राम की बात करें तो आपकी हेडर फाइल, आपका मेन फंक्शन और आपकी फंक्शन बॉडी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी क्योंकि मैंने पिछली बार में इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था दोस्तों। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की बात करें तो जैसा कि ये दोनों चीजें आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में आती हैं, ठीक है ना। IO स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी का मतलब होता है एक ऐसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जहाँ पे कई सारे नेम का कलेक्शन हो जो कि पर्टिकुलर हर नेम से कोई ना कोई एक फंक्शन या कोड एग्जीक्यूट होता हो, ठीक है ना। मेन फंक्शन आपका जो होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और ये फंक्शन बॉडी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोग नेम स्पेस की तरफ गए थे और हमने देखा था कि नेम स्पेस है क्या, और हमने ये चीज़ देखी थी कि नेम स्पेस का यूज़ हम सी प्लस प्लस में क्यों करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रीफिक्स नेम होते हैं जो कि डिज़ाइन करते समय प्रोग्रामिंग को वो भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो उन प्रीफिक्स नेम का अगर हम नीचे फंक्शन बॉडी में यूज़ कर रहे हैं तो हम नेम स्पेस को ऊपर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में यूज़ करते हैं ताकि वो सारे नेम जो है आइडेंटिफाई हो सके कि उनका क्या प्रोसेसिंग या ऑपरेशन है। दूसरा दोस्तों नेम स्पेस का यूज यहाँ पे भी होता है कि अगर हम एक ही नाम से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्लास या फंक्शन बनाते हैं और अगर हमें उस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो चूंकि उसी नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन है तो कंपाइलर कंफ्यूज होता है कि किस फंक्शन को पर्टिकुलरली कॉल किया जा रहा है। तो नेम स्पेस आपका क्या करता है कि वो सिंपली जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका जो भी वो फंक्शन होता है सेम नेम से, उनके साथ वो कुछ एडिशनल फीचर को भी रखता है अपने पास, और उस एडिशनल फीचर्स की हेल्प से ही वो आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर किस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ये कई कई टाइप के होते हैं। तो नेम स्पेस का डिक्लेरेशन इस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये डिक्लेरेटिव फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म उसका, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि हमने पहले फर्स्ट नेम स्पेस में ये लिखा था,
ठीक है ना। फिर वाइड फंक्शन बनाया और उसकी फंक्शन बॉडी ये है। दूसरा नेम स्पेस लिया जिसका नेम ये लिखा, वो सेम फंक्शन नेम से फंक्शन बनाया और उसकी बॉडी यहाँ पे है। अब हमने फर्स्ट स्पेस में ये कोट लगा के फंक्शन लिखा और सेकेंड स्पेस में कोट लगा के फंक्शन लिखा, और जब हम इसको रन करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है। डायरेक्टिव की बात करें तो डायरेक्टिव का मतलब यही है, जो फर्स्ट स्पेस के साथ हम सीधे हमने यहाँ पे काउंट लगा दिया, तो हमें नेम स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, यहाँ पे सीधे हमने काउंट लगा दिया है, तो अब ये काउंट जो है वो अंदर सिस्टम में अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे काउंट लिखा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम काउंट लगा दे रहे हैं, तो ये काउंट कंपाइलर इस काउंट को कंसीडर करेगा। लेकिन चूंकि इंड एलन को हमने यहाँ पे नहीं शो किया है, इसलिए हमें उसके लिए यहाँ पे एसटीडी के साथ ये लाइन लिखनी पड़ रही है। ठीक है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेस्टेड का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेम के अंदर नेम, तो सॉरी हाँ, नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस या फंक्शन के अंदर फंक्शन, हम लोग नेस्टेड के बारे में जानते हैं। तो उसको लिखने का तरीका दोस्तों देखिए, जिस तरीके से हमारा ये नेम कोड, फिर हमारा ये नेम कोड, यानी इसके अंदर ये देखिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ, तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो इसके अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है, नेस्टेड। लिखने का तरीका सेम वही चीज, फर्स्ट नेम स्पेस हमने ये किया और फिर इसी के अंदर हमने सेकंड नेम स्पेस किया। ठीक है ना। लेकिन जब कॉल करेंगे तो कॉल करने का तरीका देखिए, नेम स्पेस फर्स्ट से क्या है, सेकंड स्पेस। तो ये यहाँ पे अगर ये चीज लिख के अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट हमारा ये वाला आएगा। ठीक है ना, देखिए सेकंड वाला। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में कल देखा था, और आइडेंटिफायर्स के बारे में जब हम लोगों ने कल देखा था तो हमें एक छोटी सी चीज समझ में आई थी आइडेंटिफायर के बारे में, कि आइडेंटिफायर क्या है, एक यूनिक नेम है जो कि वेरिएबल का यूनिक नेम है, जो कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये जो नेम है वो शॉर्ट नेम भी हो सकते हैं जस्ट लाइक एक्स वाई, और डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकते हैं जस्ट लाइक एज, सम, टोटल वैल्यूम। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेम एक हेडिंग है, और नेम मतलब कि नेम हम आइडेंटिफायर है, तो हम नेम इस तरीके का रखते हैं कि आसानी से पूरे फंक्शन के बारे में समझ में आ सके। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे लिखा है मिनट पर हावर्स, तो यहाँ पे अगर मिनट पर हावर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का वेरिएबल नेम है, जिसका टाइप आपका क्या है, इंटीजर है, यानी ये केवल इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 60 दिया है। अगर यहाँ पे हम a लिखते 60.3 लिखते तो ये यहाँ पे रॉन्ग होता। उसी तरह से देखिए, हमने एक शॉर्ट नेम भी लिया है, केवल जो मिनट पर हावर पूरा लिखा है इसको हमने केवल m से डिनोट किया है, टाइप इंटीजर रखा है और 60 वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो हमने मिनट पर हावर लिखा है ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, जिससे कि कोई भी पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल कौन सी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर केवल वैन एम लिख के हम कर रहे हैं तो एक बार जो अगर नया बंदा अगर कोड को देखेगा तो उसके लिए समझने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी कि एक्चुअल में हमने एम किस वेरिएबल को होल्ड करने के लिए इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, कुछ तरीके मैंने कल आपको बताए थे कि वेरिएबल नेम को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो जब से सबसे पहले चीज क्या थी कि हम हमेशा लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं, पहला आपका रूल था। दूसरा जो आपका रूल था दोस्तों, हमने क्या देखा था कि हम केवल जो नेम मस्ट बिगिन स्टार्ट जो होगा वो तो या तो लेटर से होगा या तो अंडरस्कोर से होगा। ठीक है ना। अगर नेम स्पेस केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि हम देखिए यहाँ पे ये जो दो है, एक स्मॉल कैपिटल दोनों का यूज किया है, इसमें केवल स्मॉल का यूज किया है, तो ये दो अलग अलग केस सेंसिटिव है, क्योंकि लेटर का डिफरेंस है, इसलिए ये दो अलग अलग वेरिएबल को हम ये नेम असाइन कर सकते हैं। अगला, नेम कैन नॉट बी कंटेन वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर, यानी ये स्पेशल कैरेक्टर को नेम स्पेस जो है वो अडॉप्ट नहीं करता, वो वेरिएबल का नेम जो है वो स्पेशल कैरेक्टर को अडॉप्ट नहीं करता, वो केवल अंडरस्कोर को ही अडॉप्ट करता है। और लास्ट जो मैंने बताया था कीवर्ड, यानी कि जो कुछ प्रीफिक्स वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो वो प्रीफिक्स वर्ड जब प्रोग्रामिंग को डिजाइन किया जा रहा था उसी समय ये सारे प्रीफिक्स वर्ड बनाए गए थे,
तो इन प्रीफिक्स वर्ड को भी हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि हम चूंकि आइडेंटिफायर का मतलब है कि वेरिएबल का यूनिक नेम, तो हम यूनिक नेम किस तरीके से वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट करेंगे, उसका रूल और रेगुलेशन हमने ये जो आपको बताया यहाँ हमने डिस्कस किया है, जो कल हमने डिस्कस किया था। आज हम फिर देखते हैं, अब वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा और डीप से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। ठीक है ना, यानी कि एक नेम है जो कि एक मेमोरी वेरिएबल नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल नेम क्या होता है कि किसी मेमोरी लोकेशन को एक नेम प्रोवाइड किया जाता है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो कि प्रोग्राम के बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि वो किसी भी वैल्यू को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिस भी टाइप का वो हो। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि जो वैल्यू हम प्रोग्राम में जैसे कि स्टोर होता है जो वैल्यू वेरिएबल में, वो एग्जीक्यूशन के टाइम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकता है। दूसरा जो लिखा हुआ है दोस्तों कि अ वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, ऑल द ऑपरेशंस डन टू द वेरिएबल अफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन, यानी कि वेरिएबल है क्या कहने के लिए एक मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, और जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो उस नेम के थ्रू पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन सी प्लस प्लस ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, यानी सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो हर वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको और समझाना चाहूँ तो जैसे सपोज कीजिए कि हमने वेरिएबल लिया, ठीक है ना, इंट ए बी सी एंड डी। अब ये चार वेरिएबल हमने लिए, ये चारों के चारों का वेरिएबल का टाइप क्या है आपका, इंट है। ठीक है ना, तो अब कंपाइलर क्या करेगा कि इनको मेमोरी लोकेशन अलॉट करेगा। तो सपोज कीजिए ये आपका इस मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। तो सपोज कीजिए कंपाइलर ने इसको ए अलॉट किया, इसको बी अलॉट किया, इसको सी अलॉट किया, इसको डी अलॉट किया। ठीक है ना, और हर मेमोरी का कुछ अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, 101, 102, 103 और 104। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 4 मेमोरी लोकेशन और 4 उसका एड्रेस जो कि कंपाइलर ने किया है। अब अगर हम a इज इक्वल टू सपोज कीजिए 10 लेते हैं, b इज इक्वल टू सपोज कीजिए 11 लेते हैं, c इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि 12 लेते हैं, और d इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि हम 13 लेते हैं, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे a की जगह पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे b की जगह पे 11 आ जाएगा, c की जगह पे 12 हो जाएगा, और d की जगह पे 13 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए कि वेरिएबल क्या है कि मेमोरी का जो एक स्पेस है, हमारे कहने का मतलब जो है, हम जो समझाना चाहते हैं आपको, होप से आपको समझ में आए कि ये जो हमारा वेरिएबल नेम है, ये देखिए किसी एक मेमोरी लोकेशन को असाइन कर रहा है, यानी वेरिएबल जो है नेम है वो किसी एक तरीके से हम देखें तो किसी मेमोरी को, जैसे कि देखिए द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर हम बाद में इसकी वैल्यू आगे चल के चेंज कर दे तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अ वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें एक नाम दिया गया है वेरिएबल का, वो है ए, जो कि इस लाइन को आपको समझा रहा है। ऑल द ऑपरेशन डन द वेरिएबल अफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन हम वेरिएबल के ऊपर करेंगे वो कहाँ इफेक्ट करेगा, इस मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है ना, यानी अगर मान लीजिए आगे चल के हमने कुछ कहा कि a इज इक्वल टू 10 हो गया, 5 हो गया, तो आगे चल के जैसे एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो a की वैल्यू जो है वो 10 की जगह क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, और दूसरी चीज क्या है कि हम जितने भी वेरिएबल का यूज करेंगे हम स्टार्टिंग में ही हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ पर्टिकुलर ये जो वेरिएबल है वो इसलिए यूज हो रहा है, या किस लिए मतलब कि
इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे हम मतलब कि अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमें जितने भी यूज करने हैं हमें वो स्टार्टिंग में ही यूज करने होंगे, मतलब डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी, ये चीज लिखी, ये चीज लिखी, ये चीज लिखी, तो क्या ये वेरिएबल नेम हो गया आपका, और ये वेरिएबल ये मेमोरी का एड्रेस हो गया, और ये मेमोरी के अंदर वो वैल्यू हो गई जो कि हमने ए को असाइन की है, बी को असाइन की है, सी को असाइन की है और डी को असाइन की है। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बात होगी कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो जैसे देखते हैं यहाँ पर डिक्लेयर कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे लिखा है टाइप और वेरिएबल नेम, ठीक है ना, टाइप वेरिएबल नेम। अब ये टाइप वेरिएबल नेम सिंगल भी हो सकता है, जैसा कि लिखा है डिक्लेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप पहले टाइप लिखिए, वेरिएबल नेम लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है तो हम सिंपल लिख सकते हैं इंट टाइप और वेरिएबल नेम ए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल नेम। इधर वेरिएबल नेम को किस तरीके से डिक्लेयर किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर जा रहा है अगर सिंगल की बात हो तो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, तो मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो उसका तरीका जैसे कि यहाँ एक टाइप डिक्लेयर करना है, फिर जितने वेरिएबल यूज करने हैं उनका नेम लिखना है। यानी हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं इंट ए बी सी डी। तो अब क्या है कि ये नंबर ऑफ 4 वेरिएबल हो गए जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ वन वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो ये है सिंगल के लिए, और ये है आपका मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर हमें यूज करना है तो, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट बोथ अपर एंड लोअर केस, नंबर एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, हाउएवर द नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, और नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि वेरिएबल नेम हम किस तरीके से वेरिएबल नेम को लिखने का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसको हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल नेम कैसे लिखना है। लेकिन बहरहाल अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की बात आती है तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर इन दोनों तरीके से करेंगे जो कि हमने अभी आपको बताया, ठीक है ना। अब वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, तो जैसा कि देखिए हमने लिखा है इंट एज 20, ठीक है ना। तो इंट क्या है आपका टाइप है, इंट क्या है आपका टाइप है, एज क्या है आपका वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम है, और ये जो 20 है वो क्या है वैल्यू, किसकी वैल्यू वेरिएबल की। वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये फिगर आपको किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम मतलब कि डिक्लेयर करते हैं तो चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यहाँ इंट मतलब कि डाटा टाइप हो गया, एज मतलब कि आपका वेरिएबल नेम हो गया, और 20 जो है वो आपका उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू है। यानी कि अब ये चीज़ इतना डिक्लेयर करने से ये हो जाता है कि एज एक वेरिएबल नेम है जो कि इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप का होने के नाते ये केवल इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, और इसके अंदर जो वैल्यू हमने अभी असाइन की है वो क्या है 20। तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए एक मेमोरी लोकेशन है रैम, एक मेमोरी लोकेशन है रिजर्व मेमोरी फ्रॉम वेरिएबल, और वहां पे वेरिएबल यानी एज वेरिएबल जो है हमारा उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन कंपाइलर ने अलॉट कर दिया है, जहां पे वैल्यू जो है वो 20 जो है वो रख दी गई है दोस्तों। मतलब कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि 20 जो है वो वैल्यू एज नाम के वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है उसके अंदर आके स्टोर हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इस तरीके से आपको दोस्तों वेरिएबल जो है आपका इस तरीके से किस तरीके से डिक्लेयर करना है वो समझ में आ गया होगा। देखिए डिक्लेयर करने का तरीका, जैसे इंट एज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कैरेक्टर ये भी लिख सकते थे कैरेक्टर ए बी, ठीक है ना।
तो इससे बस क्या होता है कि ये जो हमारा ए बी वेरिएबल है, केवल चूंकि इसका टाइप कैरेक्टर है तो ये केवल कैरेक्टर को ही होल्ड कर सकता है, इसके अलावा और किसी को होल्ड नहीं कर सकता। तो वेरिएबल नेम जब भी हम लिखते हैं तो हमें टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि टाइप अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है ना। तो अगर हमें वैल्यू को स्टोर कराना है तो हमें पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल नेम हम डिजाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल नेम का हमें जो भी टाइप है वो टाइप भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर कांस्टेंट्स की बात करें, अभी तक हम वेरिएबल की बात कर रहे थे, अब हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे। तो हमें एक चीज पता है कि जो वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल इसकी वैल्यू डायनेमिक होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट्स की तो कांस्टेंट की वैल्यू नेवर चेंज। ठीक है ना, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यही होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब। यानी कि अगर हम सिंपल कहें कि वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू नीड प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज हो सकती है, होती है, लेकिन अगर कांस्टेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो बदल जाती है, दूसरी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when you do not want others or yourself to override existing variable values, use to constant keyword will this will declare the variable as constant, which means unchanged and real world और रीड ओनली। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया था कि अभी आपको बोला कि कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है ना। तो जो ये कांस्टेंट जो कीवर्ड का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये जो हमारा कांस्टेंट कीवर्ड है ये क्या कर रहा है कि अगर हम किसी चीज को नॉर्मली देखिए, नॉर्मली अगर हम कहें कि इंट ए इज इक्वल टू 20, तो ये आपका वेरिएबल नेम है, ये आपका कांस्टेंट है 20। वेरिएबल नेम चेंज हो सकता है, यानी वैल्यू 20 की जगह 30 भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम 20 की वैल्यू 30 कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, ये 20 ही रहेगा। ठीक है, नॉर्मल समझने के लिए। लेकिन सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कांस्टेंट वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, हम कांस्टेंट वेरिएबल भी हम बना सकते हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अगर नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सिंपल कि इंट ए इज इक्वल टू 10, तो अब क्या है कि ये जो इंट ए इज इक्वल टू 10 है, इसकी वैल्यू ये जो वेरिएबल ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो चेंज भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये कीवर्ड यूज करते हैं कांस्टेंट, यानी कि अगर हमने यही लिख दिया कांस्टेंट इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज, इस वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 10 रहेगी। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, एक सेकेंड, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दिखाया गया है कि जैसे लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट इंट नम 15, तो माई नम विल ऑलवेज बी 15, यानी कि अब जो चूंकि कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, तो अब क्या है कि अब जो माई नम नाम का हमने जो वेरिएबल टाइप लिया है वो हमेशा क्या होगा, 15। ठीक है ना, वो हमेशा 15 होगा, वो 15 से चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, वो हमेशा 15 ही होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर केवल माई नेम 10 की बात करें तो एरर असाइन ऑन ऑफ रीड ओनली वेरिएबल माई नेम। ठीक है ना, यानी ये गलत भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहली चीज तो हमें टाइप भी डिफाइन करना है, हमने टाइप डिफाइन नहीं किया है, तो टाइप भी चूंकि डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये चीज गलत है, तो हमें टाइप को भी मैनेज करना होगा।
मतलब कि अगर हम कहें कि हमें अगर वेरिएबल जाके जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि डिक्लेयर करने के लिए हमें वेरिएबल नेम के साथ साथ उसके टाइप को भी लिखना होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मेनली दोस्तों जो ये अभी कॉन्स्टेंट्स बताने का मतलब क्या था कि वेरिएबल को भी हम दो टाइप से डिक्लेयर करते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर करते हैं और एक कांस्टेंट वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। क्या है, नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू भी डिक्लेयर कर रहे हैं और कांस्टेंट वेरिएबल के थ्रू भी डिक्लेयर कर रहे हैं। नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू आगे चल के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट कर दिया है, जैसा कि हमने यहाँ आपको दिखाया इस एग्जांपल में, जैसे कि ये लाइन है, तो अगर कांस्टेंट कर दिया है तो मतलब क्या है कि अब जो भी वेरिएबल होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू जो 10 5 जो भी हमने असाइन कर दी है स्टार्टिंग में वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो वेरिएबल को लेके हमने बहुत सारे डिस्कशन किए हैं कि वेरिएबल नेम का आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल नेम कैसे होते हैं, वेरिएबल नेम को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। उसको वेरिएबल नेम, नॉर्मल वेरिएबल नेम क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल नेम क्या होते हैं। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।